आज हम एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि पाकिस्तानी किसको कहते हैं और भारत की दृष्टि में पाकिस्तान का क्या अर्थ है। आगे बढ़ने से पहले मिस्टर एक्स के बारे में एक और चौंकाने वाली बात आपको बता देता हूं। मिस्टर एक्स भले ही कभी जिंदगी में स्कूल न गए हों, उनके पास स्कूल जाने वाले बच्चे भी जाते हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि बच्चे उनको स्कूल के शिक्षकों से ज्यादा काबिल और ज्ञानी समझते हैं। हिंदू समाज में भी एक समय ऐसा आया था जब ब्राह्मणों को महाज्ञानी माना जाता था, इतना कि पंडित और ब्राह्मण एक ही बात हो गई। लेकिन वक्त बदला। वक्त के साथ साथ ज्ञान की सीमाएं बहुत ज्यादा फैल गईं, तो ज्ञान और ज्ञानी की परिभाषा भी बदल गई। जो वक्त के साथ साथ अपने आप को बदलते गए, वो ज्ञान को बढ़ाते गए। अपने आप को अपडेट करते गए, वो पंडित बने रहे। लेकिन जो पिछड़ गए, अपनी 5,000 साल पुरानी सोच से बाहर नहीं निकल पाए, वो बन गए पोंगा पंडित। ये एक उदारवादी समाज की खासियत है और उसकी असली ताकत भी है कि वो वक्त की धार को पहचान कर अपने आप को ढाल लेता है, लेकिन अपने मूल दर्शन, अपने फलसफे को जिंदा रखता है। उसके उलट कट्टर समाज अपने मूल दर्शन और मूल फलसफे को, मूल विचार को ताक पर रख देता है और चिन्हों और रीति रिवाजों, कर्म कांडों में उलझकर रह जाता है। एक दकियानूसी आदमी आज डिजिटल युग में भी पंख और स्याही से कागज पर लिखता है। तो मिस्टर एक्स ऐसे ही एक ज्ञानी थे, जिनके पास ज्ञान तो था, लेकिन 1,500 साल पुराना, वो भी आधा अधूरा, जितना उनके गुरुजी ने उनको बताया, क्योंकि सोचने और बोलने पर पाबंदी लगी हुई है। तो मिस्टर एक्स अपने अधूरे ज्ञान से मुसलमान युवाओं की आज तक जड़ें खोदने में लगे हुए हैं। आज से 100 साल पहले तो पूछे ही मत क्या आलम रहा होगा। एक तरफ विज्ञान ने हवाई जहाज, फिल्म जैसे चमत्कार कर लिए थे, दूसरी तरफ मिस्टर एक्स स्कूल के बच्चों को बोतल में से जिन्न निकलने की कहानियां सुनाते थे। मनोरंजन के लिए तो ठीक है, लेकिन इसको ज्ञान के तौर पर गंभीरता से लिया जाता था, ये चिंता की बात थी। मिस्टर एक्स किन किन महानायकों की कहानियां सुनाते होंगे, वो तो हम पिछले एपिसोड्स में देख ही चुके हैं। तो इस तर्क से मोहम्मद बिन कासिम, जिसने सिंध पर तब से 1200 साल पहले कब्जा किया था, वो तो हीरो नंबर 1 था। आज पाकिस्तान के बच्चों को क्या क्या सिखाया जाता है, वो देखिए। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से इनकार इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि वो पाकिस्तान में ही है, लेकिन उसके बाद सीधे इतिहास आकर खुलता है मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर हमले से। बीच के हजारों साल का इतिहास गायब, क्योंकि उसमें हिंदू सम्राट हैं, सम्राट अशोक हैं, सम्राट चंद्रगुप्त हैं, चाणक्य हैं, वो नहीं बताना। और टीपू सुल्तान, जिसका पाकिस्तान से कोई नाता नहीं है, उसके नाम पर ट्रेन है, सड़कें हैं। और सम्राट अशोक, जो कभी तक्षशिला का गवर्नर रह चुका था, उसका कोई जिक्र नहीं। पाकिस्तानियों को संस्कृत से नफरत कैसे है, ये हम भाग 2 में देख ही चुके हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि संस्कृत भाषा के विकास में उस जगह का भी अच्छा खासा हाथ था जहां आज पाकिस्तान है। ये शायद दुनिया का अकेला ऐसा देश होगा जहां लोग खुद के पूर्वजों को और पूर्वजों की उपलब्धियों को नफरत की निगाह से देखते हैं और उससे नफरत करते हैं, प्यार करते हैं विदेशी हमलावरों से। ये सब बातें हम अभी देख लेते हैं, ताकि जब पाकिस्तान के बारे में बात हो तो एक सिलसिलेवार बात हो सके। अभी हम पटरी बिछा रहे हैं, जिस पर हम चर्चा की रेल सीधी चला पाएंगे। आसानी से एक के पीछे एक होने वाली घटनाओं के बारे में बात कर सकेंगे कि कब कब क्या क्या होता चला जा रहा है, कि कब कब क्या क्या होता चला गया। तब मुझे रुककर आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि फलाना किसे कहते हैं, फलाना क्या है। एक शब्द और है जिसकी मैं व्याख्या यहां कर देना सही समझता हूं, वो है वहाबी या वहाबीवाद। ये वहाबीवाद क्या होता है? वहाबीवाद का मतलब है कट्टर अरबी इस्लाम, इस्लाम के प्रति अंधाधुंध कट्टरता, बिना समझे बूझे कट्टरता, ये होता है वहाबी। हालांकि इसकी परिभाषा के परे इसकी व्याख्या और भी गहरी है, लेकिन यहां समय की सीमा को देखते हुए इतना ही आप लोगों के लिए समझ लेना काफी है कि इस्लाम का अत्यंत क्रूर और कट्टर ब्रांड है वहाबी इस्लाम। आज तक पाकिस्तान खलीफाओं से पीछा नहीं छुड़ा पाया है। लगभग 100 साल पहले ओटोमन सल्तनत के खत्म हो जाने के बाद अब सऊदी अरब के सुल्तान को खलीफा समझा जाता है। इसका सबूत पाकिस्तान की केंद्रीय मस्जिद, याद रखिएगा मेरे शब्द, केंद्रीय मस्जिद। भारत में कोई केंद्रीय मंदिर या ऐसा कुछ आपने सुना नहीं होगा, नहीं होता कुछ ऐसा। यहां पाकिस्तान में केंद्रीय मस्जिद है।
इस्लामाबाद में। इसको कहते हैं फैजल मस्जिद। वहां एक शहर था लियालपुर, जिसका नाम बदलकर फैसलाबाद रख दिया गया। आपको मालूम है ये फैसल कौन है? फैसल सऊदी अरब का एक सुल्तान था 1964 से 1975 तक, जिसने इस मस्जिद को बनाने के लिए पैसे दिए थे। अरबों का पाकिस्तान के मन पर कितना प्रभाव है आप खुद ही देख लीजिए। भाग 1 में हम रहमत प्लान देख ही चुके हैं। वो एक अधूरे पाकिस्तान की दास्तान है जिसे पाकिस्तान पूरा करना चाहेगा, लेकिन उसके लिए उसे भारत के नागरिकों में फूट डालने की कोशिश करनी पड़ेगी, और वो ये सब हरकत करता भी रहता है। पाकिस्तान अपने नागरिकों को बताता है कि जो पाकिस्तान में रहते हैं वो आजाद मुसलमान हैं, और जो भारत में मुसलमान रह रहे हैं उन पर अत्याचार होते हैं, वो फंसे हुए हैं, उनको हिंदुओं से आजाद करवाना है, क्योंकि वो हिंदुओं के गुलाम हैं, वो लिबरेटेड नहीं है। जहां भारत में तुष्टीकरण के रोग से सारा देश पीड़ित है, इस तरह का इल्जाम सरासर नाइंसाफी है। तो पाकिस्तानी मानसिकता के दो पहलू और निकलकर सामने आते हैं: हिंदुओं से नफरत, हिंदुओं से द्वेष, और राज हथियाना, किसी भी तरह दिल्ली पर कब्जा करना। पाकिस्तान का अस्तित्व ही भारत के खिलाफ है, तो पाकिस्तान का कोई भी रचनात्मक, कोई कंस्ट्रक्टिव उद्देश्य है ही नहीं। उसका उद्देश्य है भारत पर कब्जा, भारत को मिटाना, हिंदुओं का सफाया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अलग अलग टीवी चैनल्स पर शो आते हैं, उसमें देख लीजिएगा, आप खुद ही समझ जाएंगे। पाकिस्तान का अस्तित्व ही है भारत का अस्तित्व मिटाने के लिए। इस पर हम जब पाकिस्तान के भविष्य के बारे में बात करेंगे तब देखेंगे। भारत से द्वेष के और भी कई उदाहरण हैं। वो लोग इंडियन सबकॉन्टिनेंट लिखते या बोलते ही नहीं है, लिखते हैं साउथ एशियाई सबकॉन्टिनेंट। तो कभी इंडियन सबकॉन्टिनेंट की जगह आपको अगर लिखा हुआ दिखे साउथ एशियन सबकॉन्टिनेंट, तो समझ लीजिएगा ये किसी पाकिस्तानी का काम है। एक और अजीब बात, हम लोग भारत में पहले भारतीय होते हैं, उसके बाद कुछ और। पाकिस्तान में पहले मुसलमान होते हैं, उसके बाद पाकिस्तानी। तो अब हम पाकिस्तानी मानसिकता का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। नंबर 1, पहले मुसलमान उसके बाद पाकिस्तानी। ऐसा पाकिस्तान कहता है, मैं नहीं कह रहा। आप चाहे तो किसी पाकिस्तानी से बात करके पूछ लीजिए। नंबर 2, हिंदू कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकते, ऐसा पाकिस्तान कहता है। दुनिया में किसी में भी कला या गुण हो सकते हैं, लेकिन हिंदुओं में नहीं हो सकते, ऐसा पाकिस्तान कहता है, मैं नहीं कह रहा। नंबर 3, मुसलमान मुसलमान भाई भाई, दुनिया भर के मुसलमान आपस में भाई, मुसलमान मुसलमानों की मदद करें, केवल मुसलमानों की मदद करें, ऐसा पाकिस्तान कहता है, मैं नहीं कह रहा। नंबर 4, मुसलमानों ने भारत पर 1000 साल तक राज किया, क्योंकि हिंदू एक नाकारा, डरपोक और कमजोर कौम थी, ऐसा पाकिस्तान कहता है, मैं नहीं कह रहा। नंबर 5, पाकिस्तान का इतिहास तब से शुरू होता है जब पहला भारतीय मुसलमान बना था, यह खुद जिन्ना का बयान है, मैं नहीं कह रहा। नंबर 6, किसी भी आदमी का अच्छे होने का एक ही मतलब है कि वो मुसलमान है। उसमें कितनी भी अच्छाइयां हो, वो अच्छा नहीं हो सकता क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, ऐसा पाकिस्तान कहता है, मैं नहीं कह रहा। नंबर 7, भारत में मुसलमान हिंदुओं के गुलाम हैं, पाकिस्तान में आजाद हैं, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा पाकिस्तान कहता है। यहां तक कि उन्होंने पाकिस्तानी कश्मीर का नाम भी आजाद कश्मीर रखा हुआ है। अगर किसी में भी आपको ये 7 लक्षण या कुलक्षण दिखें, भारत के नजरिए से कुलक्षण ही कहेंगे इन्हें, तो तुरंत समझ जाइए कि इस आदमी की जगह भारत में है ही नहीं, इसको तो पाकिस्तान में होना चाहिए। पाकिस्तान की नजर में भारत क्या है, ये तो हमने इन 5 एपिसोड्स में देख ही लिया। भारत का चश्मा लगा के अब हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान भारत का वो हिस्सा है जिस पर अभी भी विदेशियों का कब्जा है, जिस पर विदेशी अभी भी राज कर रहे हैं, और जो अभी तक अरबों, तुर्कों और मंगोलों से आजाद नहीं हुआ है। हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान बनने से भारत में किसको फायदा था। अब कल देखेंगे कि पाकिस्तान बनने से भारत के बाहर किसको फायदा था, और पाकिस्तान के बाहरी दोस्त कौन कौन से हो सकते थे। इसे ऐसा समझिए, मान लीजिए भारत अभी आजाद नहीं हुआ है और फिर भी रूस भारत की आजादी में दिलचस्पी दिखाता है, तो ये तय है कि भारत के आजाद होते ही रूस भारत का साथी बन जाएगा। तो कल हम देखेंगे कि पाकिस्तान से दोस्ती करने वाले कौन कौन से ऐसे देश थे और क्यों वो पाकिस्तान से दोस्ती रखना चाहते थे। अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा ये चैनल हिस्ट्री गुरु, और अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।